तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मालदीव से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मालदीव में हिंदुओं को योग करने पर मुसलमानों ने लगाई पिटाई। पैगंबर मोहम्मद साहब का मालदीव के मुसलमानों ने लिया हिंदुओं से बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज का हुआ तबादला। मिली थी जान से मारने की धमकी, मुसलमानों की हुई आज ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ी जीत। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, रह चुकी है झारखंड की राज्यपाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स ड्रामा शुरू। सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए शिवसेना के बागी एमएलएस, कहा हम बाला साहेब के हिंदुत्व को चाहते हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के सीएम की पत्नी ने मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया दायर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मोदी की अग्निपथ योजना का विरोध करने पर 1120 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके घर पर कब चलेगा बुलडोजर, पूछ रही है योगी से जनता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 बजे बुलाई है आज कैबिनेट की आखिरी मीटिंग के बाद दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, गिर सकती है महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मालदीव से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मालदीव में हिंदुओं को मुसलमानों ने नहीं करने दिया योग, लिया पैगंबर मोहम्मद साहब की अपमान का बदला। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा की गई पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मालदीव से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव ने पहले निपुण शर्मा के बयान पर विरोध जताया था, जिसके बाद मोदी सरकार को शर्मिंदगी मालदीव से झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब योग दिवस पर मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका मालदीव से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कल पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया था और योग दिवस मनाने के लिए मालदीव में हिंदुवादी संगठनों ने एक फुटबॉल के स्टेडियम में कार्यक्रम रखा था। यहाँ पर वो योग कर रहे थे, लेकिन अचानक ही मुसलमानों की भीड़ यहाँ पर आई और हिंदुओं को पीटा और उन्हें योग नहीं करने दिया। वहीं आपको बता दें कि हिंदुओं ने जब पूछा कि आखिरकार हमें योग क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया था और आप लोगों ने कोई भी विरोध नहीं किया था और बीजेपी नेता निपुण शर्मा को मोदी सरकार ने अभी तक जेल में भी नहीं डाला है। इसलिए हम मालदीव जो मुस्लिम देश है इसमें आपको योग नहीं करने देंगे, क्योंकि योग मुसलमानों के लिए हराम होता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तो योग भी इनको नहीं करने दिया और इनकी पिटाई लगाई और स्टेडियम से इनको बाहर कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के आदेश देने वाले जज का हुआ तबादला। मिली थी जान से मारने की धमकी, हिंदू संगठनों को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला हो गया है और अल्लाह ने यह बड़ा करिश्मा आज दिखाया है। हालांकि उनके साथ ही 619 न्यायिक अधिकारी और जजों का भी तबादला हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी तबादला आदेश में स्थानांतरित किए गए सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि उन्हें हर हाल में 4 जुलाई 2022 तक अपना प्रभार सौंपना होगा। इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से सोमवार को जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कुल 619 न्यायिक अधिकारियों का ये तबादला कर दिया गया है। भैया आपको बता दें कि तबादले लिस्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज भी शामिल हैं। इनको पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, उसके बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इनका तबादला ही कर दिया गया है। तो ये हिंदू संगठनों को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, रह चुकी है झारखंड की राज्यपाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। पहली बार किसी महिला आदिवासी उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। हम आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। भैया आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के रूप में काम किया है। वह पार्षद और फिर विधायक बनी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह द्रौपदी मुर्मू लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और लंबे समय तक विधायक और मंत्री रही हैं। उन्होंने उड़ीसा सरकार के परिवहन और वाणिज्य विभागों को संभाला है और 2007 में विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार जीता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो राज्यपाल झारखंड की रही थी, अब वो ही भारत की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं और भारत की अगली राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं बल्कि महिला होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स ड्रामा। सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए बागी विधायक, कहा हम बाला साहेब के हिंदुत्व को चाहते हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा देर रात तक जारी रहा।
महाराष्ट्र शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के साथ कुल 40 विधायक मंगलवार देर रात सूरत के होटल से निकलकर 3 बसों से एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से सभी विधायक चार्टर प्लेन से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। कुल 40 विधायकों में शिवसेना के 33 के साथ निर्दलीय व छोटे दलों के अन्य 7 विधायक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। बागी विधायकों को होटल तक पहुंचाने के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर 3 बसें खड़ी हैं। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता मोहित कंबोज भी दिखे हैं। गुवाहाटी रवाना होने से पहले जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या उन्होंने शिवसेना छोड़ दी है, तो उन्होंने केवल अपना सिर हिलाया। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर ने जब उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ी है, मैं बाला साहेब के हिंदुत्व और उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा हूं और मुझे बाला साहेब का हिंदुत्व चाहिए, तभी मैं शिवसेना में रहूंगा। वहीं आपको बता दें कि अगर 40 विधायक शिवसेना के चले गए तो सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है और बीजेपी सरकार बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवसेना के साथ भी महाराष्ट्र में लोचा हो गया, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिरा दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम के सीएम की पत्नी ने किया मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भोयान शर्मा ने मंगलवार को सिविल जज कोर्ट कामरून गुवाहाटी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आप नेता सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जब देश में साल 2020 में कोरोना महामारी फैल रही थी, उस समय असम सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी की फर्मों और बेटी की बिजनेस पार्टनर को बाजार दर ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति करने का ठेका दिया था। रिंकी भैया शर्मा के वकील पद्मधर नायक ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध होगा और इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा और इनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मोदी की अग्निपथ योजना का विरोध करने पर 1120 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का उत्तर प्रदेश में हिंसक विरोध करने पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1120 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में की गई है। इनमें से 502 आरोपियों के खिलाफ अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान उपद्रव फैलाने का आरोप है। इसके अलावा 423 आरोपियों पर 10 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। इसमें 20 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब तक कुल 64 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 816 आरोपियों को धारा 151 के तहत चालान काटा गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब पूरे देश में ट्रेनें और इतना उपद्रव मचाया है, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान इन अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने किया है, तो उसमें सिर्फ 502 गिरफ्तारियां, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा के विरोध में जो हिंसा हुई है उसमें 1100 करोड़ का भी नुकसान नहीं हुआ है, 50 लाख का भी नुकसान नहीं हुआ है और उसमें 423 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन कोई भी इनके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि साफ साफ अन्याय किया जा रहा है। जिन लोगों ने बसें, ट्रेनें और दुनिया भर की चीज़ें जला दी और 1-1.5 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान किया, उनमें उनको लेकर 502 गिरफ्तारियाँ और जिन्होंने 50 लाख का नुकसान भी नहीं किया हिंसा के दौरान, उनमें 423 गिरफ्तारियां हुई हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में सरकार गिरती देख सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 बजे बुलाई कैबिनेट की आखिरी मीटिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इसका समय दोपहर 1 बजे का तय किया गया है। इस कैबिनेट मीटिंग में महाविकास अघाड़ी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व में यह आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद वो राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप देंगे। राजनीतिक गलियारों से खबर ये भी है कि वो राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी करेंगे। हालांकि राज्यपाल ऐसा कदम उठाएंगे इस बात पर संयम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार बहुमत खो चुकी है, क्योंकि उसके 40 विधायक किसी और पार्टी के साथ बताए जा रहे हैं और अब बहुमत शिवसेना के पास नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 3 साल में ये दूसरी सरकार बीजेपी ने भारत में गिरा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यशवंत सिन्हा हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, ट्वीट से बड़ी हलचल। या दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। मंगलवार सुबह उनका एक ट्वीट इन अटकलों को और बल दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी है उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। जब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा, मुझे यकीन है कि वह इस कदम को स्वीकारती हैं।
उनसे जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वह अपने ट्वीट से अधिक कुछ नहीं बोल सकते। यानी उनका सीधा कहना है कि ममता बनर्जी या अन्य पार्टी जो देश में है वो सब मुझे ही राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष का बनने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।